थायराइड है क्या? देखिए, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसके हार्मोन्स का सिक्रेशन डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम पर होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे गले में स्थित होता है, हमारे थ्रोट में होता है, जो कि जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल के थोड़ा सा नीचे, और हम ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के आगे स्थित होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं, तो इसलिए देखने में बटरफ्लाई शेप का प्रतीत होता है। अब ये काम क्या करता है? सबसे पहले बात आते हैं कि बटरफ्लाई शेप का होता है, थ्रोट में होता है, ये तो पता चल गया कि होता क्या है, कैसा दिखता है। अब थायराइड ग्लैंड का हमारे शरीर में काम क्या है? तो थायराइड ग्लैंड से जो कि हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे 2 मेन हार्मोन्स निकलते हैं, T3 एंड T4, जिसे हम नॉर्मल भाषा में T3 T4 के नाम से सभी लोग जानते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाऊंगी, इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी जो नॉर्मल लोग समझ सकें। तो T3 T4 का काम क्या होता है? मतलब ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं T3 T4, ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की गति को निर्धारित करते हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म की गति को निर्धारित करते हैं, और इन दोनों की को सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। अब जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये दोनों हार्मोन्स यानी कि T3 T4 प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते हैं, और आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है। एनलार्ज होने की वजह से गॉइटर नामक जो रोग है वो हो जाता है। ये गॉइटर नामक जो रोग है, जिसे हिंदी में गलगंड बोलते हैं, तो गॉइटर जो है, आज से अगर हम बात करें 15 से 20 साल पहले, तो जनरली देखने में मिल जाता था कि लोगों को हो रहा है, बट अभी इस वक्त जनरली के देखने में नहीं आता है गॉइटर, क्योंकि गॉइटर जो होता था ये स्पेशली आयोडीन की कमी से होता था। उस वक्त आयोडीन प्रॉपर मिल नहीं पाता था, जो कि आयोडीन हमें सी सॉल्ट में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और उस वक्त अगर प्रॉपरली किसी को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को नहीं मिल रहा है, और सी सॉल्ट भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में उस वक्त गॉइटर की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। बट इस वक्त ऐसा है नहीं, क्योंकि अब जो सॉल्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि गॉइटर इतना ज़्यादा होने लगा था कि अब जो सॉल्ट्स बन रहे हैं उसमें आयोडीन की प्रॉपर मात्रा होती है, तो उसकी कमी से अब गॉइटर नामक प्रॉब्लम बहुत कम जगह होती है। अगर होती भी है तो ज़्यादातर हिल्स में होती है, क्योंकि वहाँ जो सॉल्ट अगर वो लोग नहीं खा पा रहे हैं प्रॉपर आयोडीन वाला, तो उन्हें वहाँ के जो वेजिटेबल्स हैं वहाँ पे उन्हें वो प्रॉपर आयोडीन की मात्रा नहीं मिल पाती। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हमारे T3 T4 हार्मोन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मैंने पहले भी बताया था कि इनका मेन काम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म की गति को निर्धारित करना होता है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब T3 T4 में इम्बैलेंस हो जाता है, या तो वो बढ़ जाते हैं अपने नॉर्मल लेवल से, या तो वो कम हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अब ये स्थिति जो होती है T3 और T4 को कंट्रोल करने के लिए, देखिए इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में से पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि इन दोनों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि T3 और T4 को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस में जो निकलता है वो हमारा TRH निकलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो मेन हार्मोन निकलता है वो TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब T3 और T4 की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है TRH निकलता है, और वो स्टिमुलेट करता है TSH को, पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर वो दोनों मिलके हमारे थायराइड ग्लैंड में जाके एक यू कैन से कि एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई T3 T4 का हार्मोन का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया है, उसे कंट्रोल करो, या कम हो गया है तो और प्रोड्यूस करो। तो ये जो कंट्रोल करने का काम है वो हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ठीक है, अब जो 2 मेन कंडीशंस आती हैं
कि थायराइड इम्बैलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दो समझ के चलिए, जो दो मेन जो प्रॉब्लम्स जनरली हम लोग को देखने को मिलती है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपो की, क्योंकि हाइपो बहुत लोगों को होता है। हाइपोथायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत लोगों को होती है, और जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू मेल्स। अब इसमें होता क्या है? अब इसमें ये होता है हाइपो मतलब कि कम हो जाना। किसका कम होना? T3 और T4 जो मेन हॉर्मोन्स है थायराइड ग्लैंड के, वो जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट इस वक्त TSH का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। T3 T4 कम हो गए और TSH जो है वो बढ़ गया। अब इस कंडीशन में क्या है, एक चीज़ और समझ के चलिए, जहाँ T3 T4 कम हुआ तो समझ के चलिए आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी वीक हो गया। जहाँ ये दोनों हार्मोन्स कम हुए, आपके शरीर के जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली जो काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? जब इसका फंक्शन रिड्यूस होगा तो आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी, बट प्रॉपर क्योंकि आपके अंदर की फंक्शंस इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। इसमें ओबेसिटी बढ़ती जाती है। लगातार कंट्रोल करते हुए भी पेशेंट बहुत कम खा रहा होता है खाना, भूख कम लग रही होती है इवन, बट फैट जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, ऑब्वियस कंडीशन आती जाती है। स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है बॉडी में, और वो स्वेलिंग कैसी होती है कि उस स्वेलिंग में अगर आप कहीं पे भी बॉडी में अगर आप प्रेस करेंगे अपने हाथ से, तो जब आप हटाएंगे वापस तो यू कैन सी दैट स्वेलिंग। पर्टिकुलरली आप वो स्वेलिंग, वो एरिया को आप उभरता हुआ देखेंगे। जैसे ही आपने हाथ छोड़ा वैसे ही वो आपको एरिया उभरता हुआ दिखेगा, यानी कि स्वेलिंग आप खुद फील कर सकते हो। वो वाली स्वेलिंग जो आपकी हार्ट रेट है, हार्ट रेट कम हो जाता है इस कंडीशन में। और इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम होती है, आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और एक प्रॉब्लम और होती है जो मैंने जो बहुत बड़ी कंडीशन मैंने देखी, एलोपेशिया की प्रॉब्लम। कभी कभी थायराइड के इम्बैलेंस मीन्स कि फ्लक्चुएशन से मेनली, अगर थायराइड आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर स्टेबल नहीं है, मतलब कहीं पर भी स्टेबल नहीं है, ना ज़्यादा होने पे स्टेबल है ना कम होने पे स्टेबल है, अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है लगातार, मतलब अगर हर 10 दिन में आप टेस्ट करा रहे हो और वो उसमें फ्लक्चुएशन शो कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन में एलोपेशिया नामक प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि जो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो अक्सर थायराइड में, चाहे हाइपो की बात करें चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, दोनों ही कंडीशन में हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है। ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, या बहुत जो साइकिल होती है बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है। समटाइम्स में 1 महीने से 28 डेज से 35 डेज़ या 40 डेज़ तक भी जा सकती है ज़्यादातर ये इसमें। और फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि PCOD या PCOS का होने का भी जो है वो डर होता है इस कंडीशन में, थायराइड अगर आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो। देखिए, आप इस कंडीशन में अब जिसको भी ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि अगर भूख कम लग रही है, स्टिल वेट गेन होता जा रहा है, बॉडी स्वेलिंग है, हार्ट रेट जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है आपको, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको तुरंत अवेयर हो जाना चाहिए। तो एक बार थायराइड टेस्ट आप ज़रूर करवाइए। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है ना कि हाइपरथायरॉयडिज्म में इसके ऑपोजिट समझ लो कि सारी सिचुएशंस होती हैं। वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, लगातार भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही होती है और इवन बहुत ज़्यादा पेशेंट खा भी रहे होते हैं, बट वेट जो होता है वो गेन नहीं हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन में हाइपर सिचुएशन हो जाती है, यानी कि हर ऑर्गन, क्योंकि T3 और T4 का जो लेवल है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और TSH का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है इसमें। अब मैंने बताया था T3 T4 में समझ लो कि T3 T4 अगर बढ़ रहा है तो आपका जो ऑर्गन्स हैं प्रॉपर, जो आपके बॉडी में ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, वो एक्सेस में वर्क करने लगेंगे। अब जब एक्सेस में आपका जो फूड आप खा रहे हैं वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू होगा, इस कारण से आपको बहुत जल्दी भूख लगने लगेगी, बट वेट गेन नहीं हो रहा होता है, वेट लगातार रिड्यूस होता जा रहा होता है, क्योंकि अगेन एक्सेस आपका जो है फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है, आपकी बॉडी में कुछ लग ही नहीं रहा है उस कंडीशन में। इस कंडीशन में अब क्या होता है कि
इतनी वीकनेस आ जाती है, कई बार इतना बॉडी इतनी पतली हो जाती है, स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से और वेट गेन करने में प्रॉब्लम होती है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट रेट अगर पल्पिटेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कई कंडीशन में देखा गया है कि आँखें ऐसी लगती है उस पर्टिकुलर पेशेंट की से बाहर निकल रही है, पूरी बॉडी सूख जाती है बट आँखें एकदम से बाहर निकलती हुई सी प्रतीत होती हैं। और फीमेल्स में जनरली इस कंडीशन में हिस्टीरिया की स्थिति भी देखी गई है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म में है। फीमेल्स को कई बार अगर वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है तो हिस्टीरिया नामक प्रॉब्लम देखी गई है, यानी कि मीनोपॉज के टाइम पे एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हिस्टीरिया के पागलपन जैसे दौरे पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपके हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकती है। तो अभी हमने बात करी 3 प्रॉब्लम्स की जो हमारे थायराइड इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। गॉइटर हो सकता है थायराइड ग्लैंड की वजह से, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? थायराइड यानी कि आपके कोई भी ग्लैंड इम्बैलेंस क्यों होता है इनमें? देखिए, जो मेनली जो कुछ जो वैसे एग्जैक्टली इसके कॉजेज़ नहीं पता होते हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता होते हैं, पर जो मेन कॉजेज़ इसमें देखे गए हैं, सबसे पहले स्ट्रेस देखा गया है। कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होते ही हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो स्ट्रेस है। और उसके अलावा देखा है कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है तो इसकी वजह से भी थायराइड का जो हार्मोन का जो लेवल है वो अप डाउन फ्लक्चुएट कर सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई हो किसी कारण से, या फिर कभी आपके चोट लगी हो थायराइड ग्लैंड में, गले में आपके चोट लगी हो कभी, या फिर कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं, एलोपैथी मेडिसिन, जिसके इंटेक करने से भी थायराइड ग्लैंड जो है वो उसके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ केसेस में ये जेनेटिकली भी होता है, यानी कि जीन्स के द्वारा आपके पेरेंट्स से बच्चे में ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेज़। अब हम बात करेंगे कि थायराइड को मैनेज कैसे किया जाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थायराइड को मैनेज कैसे किया जाए। बीइंग अ योगा टीचर मैं इसका यौगिक मैनेजमेंट आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के सीक्रेशन को बैलेंस कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसमें आते हैं और हम अगर आसनों की बात करते हैं तो आसनों में जो सबसे बेस्ट आसन माना जाता है थायराइड के लिए, वो सबसे बेस्ट आसन है सर्वांग आसन। अब देखिए, सर्वांग आसन जब करते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो पूरी तरह से हमारे अपर पार्ट पर, यानी कि जनरली हम लोग ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो ब्लड का फ्लो मैक्सिमम हमारे पैरों की तरफ को होता है, पर जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो पूरा हमारे अपर पार्ट पर होता है, स्पेशली हमारे गर्दन पे, क्योंकि यहाँ लॉक लगता है, यहाँ पे हमारा वो जो सर्कुलेशन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है उस वक्त। तो सर्वांग आसन जो है वो बेस्ट आसन माना जाता है। तो देखिए, मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस लूँगी। मैं एक बार पहले टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस लूँगी। अगर मैं नहीं आंसर दे पाई तो मैं बाद में डेफिनेटली इस पेज पर जाके कमेंट सेशन पे मैं पोस्ट करूँगी आंसर, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। एक बार मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए, टॉपिक ख़त्म हो जाए, फिर मैं लूँगी आंसर्स क्वेश्चंस। तो इसके अलावा जब सर्वांग आसन, देखिए सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो एडवांस आसन में काउंट होता है और हर कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेस है, तो डेफिनेटली वो हो सकता है वो होल्ड ना कर पाए सर्वांगासन, या कर ही ना पाए सर्वांगासन, या जिनको ऑब्वियसली स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको नेक पेन रहता है, उनको सजेस्ट भी नहीं किया जा सकता है सर्वांगासन करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिन्हें हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्हें करके हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, थायराइड को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी थायराइड ग्लैंड को। तो उनमें और कौन कौन से आसन है? जो ईजीएस्ट आसन है वो सिंहासन है। सिंहासन आप बहुत आराम से आप कर सकते हो बैठकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंहासन में ज़रूरी भी नहीं है कि सिंहासन में आप वज्रासन में प्रॉपरली बैठें, आप सुखासन में बैठ के भी सिंहासन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उष्ट्रासन कर सकते हैं। अगर उष्ट्रासन पूरी तरह से ना हो पाए तो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं।
अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी आसन होता है। सिर्फ खड़े होकर आपने बैक बेंडिंग करनी होती है, थ्रोट को स्ट्रेच करना होता है। इसके अलावा अगर ये भी नहीं करे, कोई ऐसा है कि जो ये भी नहीं कर सकता है, कोई एक बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में कोई पर्सन है जो ये भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ये है कि वो कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी नेक की एक्सरसाइज तो कर सकता है, नेक मूवमेंट तो कर सकता है, जिसे कि हम लोग ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया बोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ नेक को आपको पूरा टर्न नहीं करना, तो कम से कम इस पार्ट को स्ट्रेच करने के लिए पूरा इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करना है कि आपको यहाँ तनाव महसूस हो आपके गले में। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज जो कर सकते हैं वो आसन बहुत इजी आसन मैंने आपको बताए हैं, वो आप यूट्यूब से सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है सारे ही पोस्चर कैसे करने हैं कैसे नहीं करने। बस ध्यान एक बात का रखना है कि जब भी आप आसन करें तो आसन करते समय आपका ब्रीदिंग पर फोकस होना चाहिए। ब्रीथ को ध्यान में रखते हुए ही आसन करें। श्वासों को कब इन्हेलेशन करना है, कब एक्सहेलेशन करना है और कब होल्ड करना है, यानी कि कुंभक लगाना है। ये 3 चीज़ें आसनों में बहुत ही मैंडेटरी हैं, समझिए। जब आप अपने आसनों के साथ अपनी श्वास को जोड़ देते हैं तो उस आसन का प्रभाव 50% से 100% पर पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिए, आसन जब भी करें तो अपनी श्वासों को ध्यान में रखते हुए पूरे अवेयरनेस के साथ, मैंने बोला ना, देखिए कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ से चीज़ों के साथ जुड़ते नहीं हैं, मेंटली अगर चीज़ों के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। हम फोकस जब करके करते हैं, मैंने बोला ना, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कीजिए। आप उसको भी करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे, मेंटल अवेयरनेस के साथ करेंगे। जब कर रहे होंगे तब पूरी तरह से सोचेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो रही है, उसमें हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो बैलेंस हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि बोला जाता है ऑटो सजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर ऑटो सजेशन के साथ कोई चीज़ करते हैं, अपने आप को समझते हुए, अपने आप को बताते हुए अगर कोई चीज़ करते हैं, तो उसका प्रभाव ही कुछ अलग होता है। तो आसनों में आपको मैंने ये आसन बताया जो बहुत इजी आसन है। इसके अलावा भी बहुत सारे आसन है, कुछ नहीं तो आप भुजंग आसन कर सकते हैं। भुजंग आसन यानी कि पूर्ण भुजंग आसन जब आप करते हैं और आपका गर्दन पूरा ऊपर को आता है, इन्हेलेशन में होल्ड करते हैं, तो भी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वो उज्जाई प्राणायाम है। देखिए, हम यहाँ पे रूट कॉज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स हमें इतने सारे दिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थायराइड के सिम्टम्स की, तो मोटा हो रहा है इंसान, या पतला हो रहा है इंसान, या उसको वीकनेस फील हो रही है, या उसकी हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिम्टम्स में तो काम करना ही है हमें, कि अगर मोटा हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें डाइट के थ्रू उसे कंट्रोल करना ही है फॉर श्योर। बट अगर रूट कॉज की बात करें तो रूट कॉज में काम करने की जो ज़रूरत है, उसमें जो काम करने वाले चीज़ें हैं वो उसमें आसन ही काम करेंगे, उसमें प्राणायाम ही काम करेगा, उसमें ध्यान ही काम करेगा। तो हम लोग को रूट कॉज की बात करनी चाहिए। जो भी कॉजेज़ हैं थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने पे, हमें उस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, थायराइड प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली मेडिसिन तो लिए जा रहे हैं, बट साथ में क्या हो रहा होता है, मेडिसिन के साथ साथ में हम लोग डाइट पे जा रहे हैं। डाइट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डाइट भी अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें। बट स्टिल मैं भी बताना चाह रही हूँ कि हमें काम करना कहाँ है, हमें रूट कॉज में काम करना है। आप डाइट जब तक फॉलो करेंगे तब तक तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। जहाँ आपने वो डाइट छोड़ी वेट फिर से गेन हो जाएगा, क्योंकि वो जो थायराइड इम्बैलेंस है वो थोड़ी इम्प्रूव हुआ है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको आसन करने पड़ेंगे, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, तभी वो रूट कॉज जो है वो ख़त्म होगी। उसके साथ साथ आप डाइट फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ आप वॉक कीजिए, ये सब चीज़ें भी मैंडेटरी हैं, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। पर बिना आसन, प्राणायाम और ध्यान के, क्योंकि ये मैंने खुद से सारी चीज़ें महसूस की है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं हम तो बहुत डाइट फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल जो थायराइड इम्बैलेंस है वो कंट्रोल नहीं हो पाता।
मैंने जो आपको एलोपेशिया की बात बताई थी, ये मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि बहुत टाइम से थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, और जब वो मेरे पास आई, वो मेरे पास थायराइड के लिए नहीं आई थी, वो मेरे पास एलोपेशिया की प्रॉब्लम के लिए आई थी कि भाई मेरे एलोपेशिया की प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है, मेरे सर में पैचेस बनने शुरू हो गए हैं, अब क्या किया जाए उसका। तब मैंने मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हें और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, बट वो ठीक चल रही है, मैं महीने में 2 महीने में एक बार चेक कराती हूँ, वो मेरा बिलो नॉर्मल आता है। मैंने कहा लास्ट टाइम आपने कब टेस्ट कराया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे कराए हुए अभी 1-1.5 महीना हो गया है। मैंने कहा आप एक बार टेस्ट कराओ, तो बोलती मेरा नॉर्मल रहता है, मैं तो रेगुलर मेडिसिन लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका स्टिल आप टेस्ट कराओ। उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका जो थायराइड, उनका जो वो हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन ले रही थी, उनका हाइपर पे जा चुका था, उन्हें पता ही था। फिर मैं कहती वो शायद मैं मेडिसिन कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद इस वजह से हो गया। आई सेड ओके। मैंने 1 हफ्ते बाद फिर से उनका टेस्ट कराया और वो फिर से नॉर्मल पे था। तो अगर ये कंडीशन होती है तो एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाली आप ये मत सोचिए कि आप मेडिसिन ले रहे हो और डाइट फॉलो कर रहे हो तो उससे सारी चीज़ें क्योर हो जाएंगी। ये चीज़ें करनी बहुत आवश्यक है। हम प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम में देखिए उज्जाई प्राणायाम जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम से सिर्फ आपकी थायराइड ग्लैंड इंप्रूव नहीं होती है, इससे आपकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, स्ट्रेंथन बनती है। जितने भी म्यूजिशियन हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर के जितने भी सिंगर्स हैं, वो सारे के सारे सिंगर्स जो हैं वो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करते हैं अपनी वोकल कॉर्ड को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो वोकल कॉर्ड के साथ साथ ही आपका थायराइड ग्लैंड भी है। थायराइड ग्लैंड को हेल्दी बनाने के लिए उज्जाई प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो आपकी अंदर की जितनी भी मांसपेशियां हैं गले की, वो सारी जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास डेली कीजिए, कम से कम एक बार में 20 से 30 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जनरली क्या होता है, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास जिनको थायराइड प्रॉब्लम होती है उनसे हो नहीं पाता। उच्चारण जो है वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से उसको उच्चारण करना और किस तरह से आवाज़ निकालनी है। और अगर मैं बात करूं कि एक लंबा साउंड निकालना है उज्जाई प्राणायाम करते वक्त, तो बहुत से लोग नहीं कर पाते और वो परेशान होकर छोड़ देते हैं, यार हो ही नहीं रहा है, अब तो नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अपने शॉर्ट ब्रीथ के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना है। किस तरह से, जैसे बस इतना ही। देखिए जब मैं कर रही हूँ तो मेरी आपको दिख भी रही होगी कि मेरे जो गले की मसल्स हैं वो वर्क कर रही है, जबकि मैं अभी शॉर्ट ब्रीथ निकाल रही हूँ। अगर जिससे नहीं हो पाता वो पहले शॉर्ट ब्रीथ के साथ करें, धीरे धीरे अपनी जो साउंड है उसे लंबा करने की कोशिश करें। और जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो कुछ ही दिनों बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका जो साउंड है वो प्रॉपर क्लीन निकलने लगेगी और पूरी लंबी निकलने लगेगी। बस अभ्यास की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जालंधर बंद बहुत महत्वपूर्ण बंद है। अगेन देखिए, जब भी हम सर्वांग आसन करते हैं या हम कोई भी नेक प्रेस का आसन करते हैं, उसमें जालंधर बंद जो होता है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। जालंधर बंद यानी कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है, हमारे गले में विशुद्धि चक्र होता है, उसको एक्टिव बनाने के लिए जालंधर बंद बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब विशुद्धि चक्र हमारा एक्टिव होगा, जब बैलेंस होगा, तो ही थायराइड ग्लैंड भी हमारी बैलेंस होगी। अब इसको हमने इनहेलेशन के साथ करना है। पूरा इनहेल कीजिए, इनहेल करने के बाद आप अपनी चिन को लॉक कर दीजिए। इसमें अपनी चिन को आप अपने यहाँ पे चेस्ट पे लॉक कर दीजिए, जितना मैक्सिमम आप पास रख सकते हैं, और उसे रोक के रखिए ब्रीथ को। इनहेलेशन करके लॉक, फिर उसको वहाँ पे होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे उसके बाद ये ऑटो सजेशन देना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी ये ऑटो सजेशन देना है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। धीरे धीरे जब आप ये करने लगेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटो सजेशन। साथ में सब बताएंगे आपको कि आप आसन करो, आप श्वासों को इस तरह से लो, इस तरह से छोड़ो, पर ऑटो सजेशन जो मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, मैं सबको क्लियर बोलती हूँ कि ऑटो सजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आसन कर रहे हो कोई और आपका ध्यान कहीं और है, अगर आप आसन कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और ही सोच रहे हो, तो उसका फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है कंपेरेटिवली अगर आप
कोई पर्टिकुलर पोस्चर कर रहे हो और आप पूरा फोकस करके आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उधर है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें। अब हम आगे बात करेंगे इसमें बंध के बाद मैंने बोला जालंधर बंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुद्राज भी, हस्त मुद्राज भी कुछ बोली जाती हैं कि इम्पॉर्टेंट है। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने इसका इफ़ेक्ट कम देखा है मुद्रास का। रीज़न इसका ये है कि मुद्रास जो है वो करने के लिए बोली तो जाती है, आप सर्च करेंगे बहुत सारी मुद्रास आपको दिख जाएंगी उसमें, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, शंख मुद्रा है, उदान मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 मुद्रास हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसको करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। इन्हें करने के लिए पेशेंस इससे चाहिए क्योंकि कम से कम जब आप 40 मिनट एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे तब इसका जो एक समझ लीजिए एनर्जी जो सर्कुलेट होनी शुरू होती है इसकी। देखिए मुद्रा का मतलब ही क्या है, जब मुद्रा में हम अगर हस्त मुद्रा की बात करें, मुद्रा में जब हम टच करते हैं, है ना, अगर हम मुद्रा बना रहे हैं, अगर हम यहाँ ध्यान मुद्रा बना रहे हैं, ज्ञान मुद्रा बना रहे हैं, हम टच करते हैं तो यहाँ पे एनर्जीज़ जो हैं वो सर्कुलेट होती है। जब एनर्जी सर्कुलेट होगी तब उसका आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। बट इससे पहले कि वो एनर्जी सर्कुलेट हो, हम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं उसको, उसका असर इतना नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया मुद्रास में 45 मिनट्स करना ज़रूरी है। चाहे आप अगर आप लगातार 45 मिनट्स नहीं कर सकते तो उसको 3 आप उसमें डिवाइड कर लीजिए, 3 स्पेल्स में। 15 मिनट सुबह करना है, 15 मिनट दिन में करना है और 15 मिनट शाम के समय करना है। बट एक दिन में 45 मिनट्स होना ही चाहिए, तभी मुद्रास का फ़ायदा होता है। ठीक है, इतना अब आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि मैं योग से रिलेटेड हूँ तो मैं चाहती तो डाइट में भी मैं आपको बताना। विक्रम जी डॉक्टर साहब, क्या टैटू लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जी बिल्कुल नहीं होता, टैटू लगाना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। मैंने लगा रखा है देखिए, और मुझे अभी तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे लगाए हुए इट्स अराउंड 4 to 5 years और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप डेफिनेटली टैटू लगा सकते हैं, बट हाँ अच्छी जगह से लगाइए, किसी भी जगह से मत लगाइए। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए। आप जो निडल जो यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, वो निडल बिल्कुल न्यू फ्रेश होनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं होता टैटूज़ लगाने से। तो हम वापस बैक टू टॉपिक पे आते हैं कि आंसर इसलिए दिया डॉक्टर साहब मैंने आपको, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आपको आपके क्वेश्चन को इग्नोर कर रही हूँ। तो आगे आते हैं हम लोग मेडिटेशन में। ठीक है, जब मेडिटेशन की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि मेडिटेशन हमें कहाँ करना है। देखिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैंने अगेन कहा, अगर हमें कॉज को क्योर करना है तो मैंने बताया था एक मेन कॉज जो है वो आपका स्ट्रेस होता है, तनावपूर्ण लाइफस्टाइल होती है। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ, लॉकडाउन तो खैर अभी ठीक हो चुका है, लॉकडाउन नहीं है, स्टिल जो बाहर का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल है कि अगर हम टीवी चलाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो अब न्यूज़ चैनल देखना भी उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़ चैनल लगाओ तो वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इतने कोरोना पेशेंट इधर, और दिल्ली का अगर बात करें, दिल्ली की तो बात ही बहुत बुरी है। तो अगर हम बात करें अभी के परिप्रेक्ष्य में, अगर देखें तो स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए अगर हम, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड की, तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगी कि थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि विशुद्धि चक्र जो कि हमारे गले में जो विशुद्धि चक्र होता है, जब वो बैलेंस होता है तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, विशुद्धि चक्र के बैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करें। देखिए विशुद्धि चक्र का जो अपना जो एक मंत्र होता है वो होता है हम। जब आप हम का उच्चारण करते हैं, जब आप बोल के देखेंगे हम, जब आप हम का उच्चारण करेंगे और जो उसका अंत हो रहा होता है उस तक आप जो उसकी वाइब्रेशंस है आपके पूरे मस्तिष्क तक जाती है। जब मस्तिष्क तक जाएगी उसकी वाइब्रेशंस, तो आपका जो विशुद्धि चक्र है वो तो बैलेंस्ड होगा ही होगा, साथ में आपका आज्ञा चक्र भी बैलेंस होगा आपके क्योंकि वाइब्रेशन आपके पूरे मस्तिष्क तक जा रही है। और मस्तिष्क में मैंने पहले आपको बताया था, जब मैं आपको बता रही थी कि थायराइड कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो 2 पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने का काम करते हैं। वो जो दोनों हमारे जो
थायराइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस हैं वो बैलेंस्ड होंगे, वो रिलैक्स्ड होंगे और वो अपने टाइम पे अपने हार्मोन्स जो है सीक्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए विशुद्धि चक्र का जब हम का उच्चारण करेंगे तो उससे विशुद्धि चक्र ही नहीं, आपके मस्तिष्क तक जो वाइब्रेशन जाएगी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो 10 मिनट के लिए हम का उच्चारण करें। हम का उच्चारण आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप लंबा भी कर सकते हैं। अगर लंबा कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप मैक्सिमम इनहेल कीजिए और हम जितना भी लंबा लेके जाना चाहें उतना आप लंबा लेकर जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको कुछ चीज़ें बताई जो आपके थायराइड को बैलेंस कर सकती हैं। और साथ साथ ही अगर आपका इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चंस के डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगी। अब मैं ऊपर एक बार देख लेती हूँ अगर किसी के क्वेश्चंस गए हैं तो। बच्ची 5 साल की हुई, बात नहीं कर पा रही है। देखिए क्या नाम है आपका? अब्दुल खादर जी। देखिए 5 साल की एज में अब ये डिपेंड ये करता है कि क्या वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही है, क्या वो बोलने में पूरी तरह से ही अक्षम है, बचपन से ही बाय बॉर्न ही नहीं बोल पाती हैं, या कुछ कुछ आवाज़ें निकाल पाती हैं बट प्रॉपरली नहीं बोल पाती हैं। देखिए इसमें ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर वो बोल नहीं पा रही है तो स्पीच थेरेपी उन्हें कराइए। हो सकता है कि उनके, अब मुझे पता नहीं कि उनकी टंग में प्रॉब्लम है या उनके थ्रोट में वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं बोल पा रही है। तो जब तक ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी एग्जैक्टली कि डायग्नोज नहीं हो पाएगा कि वो किस रीज़न से नहीं बोल पा रही है, तो उसका मैं आपको ये है कि मैं आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं बता सकती हूँ। योगा में यौगिक मैनेजमेंट उसका क्या हो सकता है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आप जब मुझे बताएंगे प्रॉपर डायग्नोस उसका तो ही मैं बता सकती हूँ। देखिए दीप्ति अग्रवाल जी, मुद्रा कौन सी है? देखिए मुद्रा में आप आकाश मुद्रा कर सकते हैं, आप शून्य मुद्रा कर सकते हैं। ये दोनों मुद्रा जो हैं ये थायराइड बैलेंस के लिए काम करती है। ठीक है, इसके अलावा आप शंख मुद्रा भी कर सकते हैं। शंख मुद्रा भी बहुत फ़ायदा करती है इसमें। ये 3 मुद्रा हैं, आप ये 3 मुद्रा देखिए और ये मुद्रा आप करने का अभ्यास कीजिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। पर ध्यान में बस यही रखना है कि कभी भी नहीं करनी है चलते फिरते मुद्राज नहीं करनी है, एक जगह पर बैठ के करनी है, पूरे फोकस के साथ कीजिए। बेशक 45 मिनट्स एक बार में नहीं होता, 15 मिनट्स एक बार में कीजिए, बट पूरे फोकस के साथ। जो लोग बोलते हैं कि आप चलते फिरते मुद्रा कर सकते हो, टीवी देखते देखते मुद्रा कर सकते हो, या कुछ भी करते करते मुद्रा कर सकते हो, तो मैं इस चीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। रीज़न ये कि जब मैंने बोला ना आपका थॉट प्रोसेस पूरा उसकी तरफ होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, है ना। तो मुद्रा जब करें तो प्रॉपर ध्यान मुद्रा में बैठकर या लेटकर, ध्यान मुद्रा में आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, बट आपका फोकस सिर्फ वहीं होना चाहिए। दीप्ति अग्रवाल जी, प्लीज़ टेल आसन नेम। देखिए आसन मैंने पहले ही बताया आपको, सर्वांग आसन जो है इसमें सबसे बेस्ट आसन है सर्वांग आसन। उसके बाद जो सर्वांग आसन नहीं कर सकता, हलासन भी अच्छा है। जो हलासन भी नहीं कर सकता वो ईजीएस्ट वन में जाइए, आप खड़े होकर अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं, और भुजंग आसन कर सकते हैं, पूर्ण भुजंग आसन आप कर सकते हैं इसमें, और सिंहासन भी कर सकते हैं। सिंहासन भी बहुत अच्छा आसन है, इवन वोकल कॉर्ड के लिए भी सिंहासन बहुत ही अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है।